रेजिमेंट क्या है? कायर हुनु भांडा मरनु रामरो, माने कायर होने से बेहतर है मरना। ये पॉपुलर स्लोगन है दुनिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट गोरखा का, जो वैसे तो नेपाली है लेकिन आज भारत सहित दुनिया के 7 से ज्यादा देशों की आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। गोरखा के लिए कहा जाता है कि अगर एक बार जंग में उतर जाएं तो बिना दुश्मन का सिर धड़ से अलग किए वापस नहीं आते। और इनकी इसी बहादुरी का कायल ब्रिटेन भी है, तभी तो ब्रिटेन की आर्मी में आज भी गोरखा रेजिमेंट मौजूद है। ये गोरखा सैनिक बंदूक से ज्यादा यकीन अपनी खुखरी पर करते हैं और आज भी इनका पारंपरिक हथियार खुखरी ही है। ये एक 18 इंच लंबा चाकू होता है जो हमेशा इनके पास रहता है। पुराने समय में गोरखा सैनिकों के इस हथियार को लेकर एक कहावत बहुत मशहूर थी कि अगर गोरखा की खुखरी जंग में उतर जाए तो बिना खून लगे वापस नहीं आती, और अगर ये अपने दुश्मन का खून न चख सकी तो इनके मालिक अपना खून इन्हें चढ़ाया करते थे। हाँ, अब ऐसा नहीं होता, लेकिन आज भी गोरखा फाइटर्स के नाम से दुश्मन कांप जाते हैं। भारत की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट मौजूद है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में युद्ध के मैदान से लेकर आम जिंदगी तक में बहादुरी के कई किस्से सुनने को मिलेंगे। युद्ध में ये रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक मानी जाती है, और अगर एक बार इनसे दुश्मन सेना का पाला पड़ जाए तो फिर सिर्फ उसका शव ही वापस जाता है। ये पूरी तरह से दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट ने जर्मन सेना पर कहर बरपाया था, उसे देखकर खुद हिटलर दंग रह गया था और उसने कहा था गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। पर कौन है ये गोरखा और कैसे बने ये भारत और ब्रिटेन की आर्मी का हिस्सा? क्या है कहानी गोरखा के दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी रेजिमेंट बनने की? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम गोरखा रेजिमेंट, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली फौज, को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्स, इंटरव्यूज और न्यूज़पेपर से कलेक्ट की गई हैं। अगर इन्फॉर्मेशन में कोई कमी या गलती रह जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और सुनते रेखा पर ये सीरीज गोरखा रेजिमेंट का इतिहास। गोरखा काठमांडू से 19 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, जहां रहने वाले नेपाली लोगों को ही गोरखा कहा जाता था। हाँ, लेकिन अब ये गोरखा समुदाय हिमालय की पहाड़ियों, खासकर नेपाल और भारत बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में बस चुका है। इन्हें मूल रूप से नेपाली ही कहा जाता है। ये लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से इतिहास की किताबों में दर्ज हैं और इन गोरखा सैनिकों के नाम दुनिया के कई वॉर मेमोरियल्स में आपको गढ़े मिल जाएंगे, जो चीख चीख कर इन गोरखाओं की बहादुरी की कहानी दुनिया को सुनाते हैं। गोरखा रेजिमेंट के जन्म की कहानी भी नेपाल के गोरखा क्षेत्र से ही शुरू होती है, जिस पर कभी शाह राजवंश या गोरखा रॉयल घराने का राज हुआ करता था। ये इस क्षेत्र का आखिरी इलाका है जहां तक रोड जाती है। इसके आगे का सफर लोगों को पैदल ही करना पड़ता है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये इलाका, जहां आज भी लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है, उसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि दुनिया की सबसे खूंखार रेजिमेंट के योद्धा इन हिमालय की पहाड़ियों में ही जन्मे हैं। और इसलिए आज भी ये जगह गोरखा रेजिमेंट के लिए बहुत खास है। इस इलाके में ब्रिटिश सेना से रिटायर हो चुके एक्स गोरखा सैनिकों ने एक वेलफेयर सेंटर बिल्डिंग भी बना रखी है, जहां पर रिटायर्ड हो चुके गोरखा सैनिक एक दूसरे से मिलने आते हैं और यहीं पर उन्हें ब्रिटिश आर्मी की पेंशन भी मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाका पहले शाह राजवंश का हिस्सा हुआ करता था। कास्की के राजा कुलमंदन खंड के पोते द्रव्य शाह ने खड़का के राजा को मात देकर गोरखा राजवंश के सिंहासन पर कब्जा जमाया था। लामजुंग क्षेत्र के राजा कुलमंदन खंड को शाह की उपाधि मिली थी, जो आज के नेपाल देश के 77 जिलों में से एक है। कुलमंदन खंड के बाद उनके बेटे यशो ब्रह्म शाह राजा बने। यशो ब्रह्म के 3 बेटे थे और इन तीनों को ही नेपाल के अलग अलग हिस्से राज करने के लिए दिए गए। यशो ब्रह्म के सबसे बड़े बेटे लालजुंग पर शासन किया, दूसरे बेटे ने कास्की और सबसे छोटे बेटे द्रव्य ने गोरखा पर शासन किया, और इन्होंने ही गोरखा राजवंश की नींव रखी थी। द्रव्य शाह के बाद उनकी पीढ़ी के कई राजाओं ने गोरखा पर राज किया, और इसी राजवंश के एक राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, जिन्हें आधुनिक नेपाल का पहला शाह राजा भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम नरभूपाल शाह था और माता पाल्पा की राजकुमारी कौशल्यावती देवी थीं। उन्होंने नेपाल के विकास के लिए अनेकों कार्य करवाए और गोरखा साम्राज्य का विस्तार किया। माना जाता है कि पृथ्वी नारायण शाह की ताकत उसकी गोरखा सेना थी, जिसके दम पर 1769 में उन्होंने काठमांडू के मल्ला, पाटन और भदगांव को जीतकर मॉडर्न नेपाल का गठन किया, जिसकी राजधानी काठमांडू थी। कई इतिहासकारों की माने तो पृथ्वी नारायण एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका सपना पूरे नेपाल को एक कर उस पर राज करना था। पृथ्वी नारायण ने पढ़ाई पूरी होने के बाद दुनिया भर में भ्रमण किया और अपने राज्य के लिए कई मॉडर्न वेपन खरीदे, जो उस समय भारतीय राजाओं के पास भी नहीं हुआ करते थे।
इसके बाद जब वो गोरखा वापस लौटे तो उन्होंने अगले 26 साल सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी में बिताए और अपने गोरखा सैनिकों को मॉडर्न मिलिट्री के गुण सिखाए। और इस तरह धीरे धीरे गोरखा सैनिक इस रीजन के सबसे ताकतवर सैनिक बनते चले गए। 1943 में जब पृथ्वी नारायण शाह के पिता नरभूपाल शाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद महज 20 साल की उम्र में उन्हें गोरखा के सिंहासन पर बिठाया गया। उस समय नेपाल 24 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर इन सभी का सेंटर पॉइंट काठमांडू ही था, जो इन सब में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। वहीं काठमांडू और गोरखा के बीच एक और राज्य था, नुआकोट। पृथ्वी नारायण जानते थे कि नेपाल के यूनिफिकेशन के लिए उन्हें नुआकोट को जीतना होगा, तभी वो बाकी राज्यों को अपने कब्जे में कर पाएंगे। इसलिए गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले नुआकोट पर ही हमला किया, लेकिन इस युद्ध में उनकी हार हुई। पृथ्वी नारायण समझ गए कि उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ जानने और सीखने की जरूरत है, और वो नेपाल से भारत के वाराणसी शहर आए, जो उस समय देश भर से आए व्यापारियों का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। यहाँ रहकर पृथ्वी नारायण ने भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और मॉडर्न पॉलिटिक्स के गुण सीखे। इसके बाद जब वो नेपाल लौटे तो उन्होंने लामजुंग, तनाहन और पाल्पा के साथ फ्रेंडली अलायंस किया और इन राज्यों के साथ मिलकर तीन तरफ से नुआकोट पर हमला किया। इस बार पृथ्वी नारायण की रणनीति कामयाब रही और उन्होंने नुआकोट को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। नुआकोट को जीतने के बाद अब पृथ्वी नारायण की गोरखा सेना ने काठमांडू के लिए रास्ते में आने वाले छोटे छोटे राज्यों को भी जीतना शुरू किया और इसी कड़ी में उनका अगला पड़ाव कीर्तिपुर था। साल 1757 में गोरखा सेना ने पहली बार कीर्तिपुर पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में गोरखा सैनिक हार गए, जिसके कुछ सालों बाद गोरखा राजवंश ने यहाँ पर फिर से हमला किया। इस बार युद्ध में पृथ्वी शाह के मंत्री कालू पांडे की मौत हो गई, जो गोरखा राजवंश के लिए बहुत बड़ा लॉस था, और मंत्री के दुख से पृथ्वी शाह गुस्से की आग में जलने लगे। उन्होंने फरमान भिजवाया कि अगर कीर्तिपुर अपने आप आत्मसमर्पण कर देता है तो वो पूरे राज्य की सुरक्षा का जिम्मा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद पृथ्वी नारायण शाह ने अपने गोरखा सैनिकों को ऑर्डर किया कि वो 12 साल की उम्र से बड़े हर आदमी के नाक और होंठ काट दें। जॉन पार्कर की किताब द गोरखाज एन अपडेटेड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू द हिस्ट्री एंड मिस्टेक ऑफ द गोरखा रेजिमेंट्स के मुताबिक इस युद्ध में गोरखा सैनिकों ने कीर्तिपुर के 865 युवाओं की नाक काट दी थी, जिसके बाद 1765 में कीर्तिपुर भी गोरखा राजवंश का हिस्सा बन गया। हर युद्ध के साथ पृथ्वी नारायण की गोरखा सेना पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। ये वो नेपाली योद्धा थे जो हिमालय की घाटियों में पले बढ़े थे और जंगल और पहाड़ों में लड़ना अच्छे से जानते थे, और गोरखा राजवंश की सत्ता भी इन्हीं गोरखा सैनिकों पर टिकी थी। ये गोरखा सैनिक किसी का सिर अलग करने से पहले एक बार नहीं सोचते थे, और कीर्तिपुर में हुई इस घटना के बाद पहाड़ी राज्यों में गोरखाओं की दहशत और भी बढ़ गई। गोरखा सैनिकों का खौफ कुछ ऐसा था कि कई छोटे छोटे राज्यों ने खुद ही आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, और इस तरह 1765 में पृथ्वी शाह नारायण ने कीर्तिपुर पर कब्जा कर लिया। गोरखा राजवंश की सेना के ये चर्चे जल्द ही काठमांडू के राजा तक भी पहुंच गए। काठमांडू के राजा जानते थे कि गोरखा सैनिकों को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। और 1767 में जब पृथ्वी नारायण ने पहली बार मल्ला, पाटन और भदगांव राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की, तब काठमांडू के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काठमांडू के राजा की मदद के लिए अपने 2400 सैनिक भेजे थे, लेकिन इसी दौरान तराई में ब्रिटिश सैनिकों को मलेरिया हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद गोरखा सैनिकों के लिए काठमांडू पर कब्जा आसान हो गया और बिना युद्ध लड़े काठमांडू के राजा ने भी पृथ्वी नारायण शाह के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 29 सितंबर 1768 को पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू की गद्दी संभाली। वो पहले पहाड़ी राजा थे जो काठमांडू की गद्दी के शासक बने थे। गद्दी पर बैठने के बाद पृथ्वी नारायण शाह ने सभी पहाड़ी राज्यों को एक कर नेपाल साम्राज्य बनाया और नए नेपाल को एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य में तब्दील कर दिया।